प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अपना ज्ञान परखो भाग 3। ये किन किन पाठ पे आधारित है आपको पता ही है। यह है पाठ 10, जो 10वां पाठ है हमारा, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द पे आधारित है। उसके बाद हमने देखा यह पर्यायवाची शब्द जो है उस पर भी आधारित है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तथा शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी, ये 4 पाठ मिला करके ये हम अपना ज्ञान परखो के प्रश्न कर रहे हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों कराया जा रहा है, ताकि आपका अभ्यास बना रहे। पिछले जो 4 पाठ के प्रश्न हैं और आपने इसको किया हुआ है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है अभ्यास करने का। तो इसको एक बार फिर से हम इसकी पुनरावृत्ति ही कर रहे हैं कि इन 4 पाठों के, पिछले 4 पाठों की अब तक हमने कर लिया है। विलोम शब्द के सही जोड़े बनाओ, हमने आपको विलोम शब्द के बारे में भी बताया था। परिभाषा बताती है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा था पर्यायवाची, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हमने महत्व भी आपको समझाया था कि ये भाषा को आकर्षक और संक्षेप बनाता है। संक्षेप का अर्थ यहाँ पे छोटा है। उसके बाद हमने वर्तनी के बारे में जाना कि हम जैसा उच्चारण करते हैं, हम हिंदी में जैसा उच्चारण करते हैं ठीक उसी प्रकार लिखते भी हैं। इसीलिए उच्चारण का बहुत अधिक महत्व है। अगर हमारा उच्चारण गलत होगा तो हमारी वर्तनी भी गलत हो जाएगी। और अब हम कर रहे हैं इसके अभ्यास प्रश्न। हमने आपको कल चौथा प्रश्न कराया था, चित्र देखकर एक शब्द लिखो। आपको याद होगा पहला चित्र लुहार का था। लुहार वह व्यक्ति होता है जो लोहे से तरह तरह की चीज़ें बनाता है। मैंने आपको बताया भी था, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, आग जल रही है और वह व्यक्ति हथौड़ी से लोहे को गर्म करके कुछ पीट रहा है। लोहे को आकार कैसे दिया जाता है, गर्म करके। तो यही था। चिकित्सक हमने देखा, शिक्षक का देखा, और एक गायक। गायक जो गाना गाता है, शिक्षक तो शिक्षा देता है, पढ़ाता है, चिकित्सक बीमार का इलाज करता है। तो ये था हमारा चित्र देखकर हमें इनका व्यवसाय एक शब्द में लिखना था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हमें अनेक शब्दों की जगह एक शब्द में ही चित्र की व्याख्या करनी थी। हमें अनेक शब्द तो दिए नहीं थे, यहाँ चित्र देखकर ही उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना था। अब चलते हैं निम्नलिखित में शुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचो। हमने ये 5वां भी किया था। इसमें अशुद्ध शब्द दिया गया है और हमें क्या करना है, शुद्ध शब्द को पहचानना था। ये भी हमने आपको करवा दिया है। अब चलते हैं छठा प्रश्न, विलोम शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। हमारा 5वां प्रश्न है, हमें विलोम शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य को पूरा करना है। और जो शब्द विलोम, जिसका विलोम लिखना है, उसको लाल रंग में छापा गया है बच्चों। तो शुरू करते हैं अपना छठा प्रश्न। हमारा छठा प्रश्न है प्रश्न 6, विलोम शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। तो लिखते हैं पहले प्रश्न, विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। तो इसमें जिस शब्द का हमें विलोम लिखना है उसको दिखाया गया है।
लाल रंग से छापा गया है ताकि हमें पता चले हम किसका विलोम लिख रहे हैं। बहुत ही सरल है, हमने पहले कर रखा है इसको इस तरह के। रामू बहुत परिश्रमी है। परिश्रमी परिश्रमी है। उसका भाई रेगिस्तान दिया गया है। यहां पे यह जैसे कि पुस्तक में देख रहे हो, इस शब्द को लाल रंग से छापा गया है ताकि आपको पता चले हमें किसका विलोम लिखना है। हमें परिश्रमी का विलोम लिखना और फिर वाक्य को पूरा करना। तो रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई। अब परिश्रमी का विलोम क्या होता है? परिश्रमी जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसे परिश्रमी कहते हैं। और परिश्रमी का आपको विलोम पता है, आलसी। जो आलस करता है उसे आलसी कहते हैं। आलसी व्यक्ति क्या होता है बच्चों? वह काम नहीं करना चाहता है, खासकर मेहनत वाला काम वह नहीं करना चाहता। तो आलसी जो परिश्रम करता है वह परिश्रम। अगर हम इसे एक चीज़ और सीख सकते हैं, हमने अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द सीखा था। मेहनत करने वाले को मेहनती कहते हैं, परिश्रम करने वाले को परिश्रमी कहते हैं, और आलस करने वाले को आलसी कहते हैं। आपको याद आया होगा कि हमने इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इसको किया था। हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आलसी वाला शब्द किया था, जो आलस करता है। अनेक शब्द थे, जो आलस करता है उसे हम आलसी कहते हैं। वहाँ मेहनती था, परिश्रमी नहीं था। हमारे उसमें जो पाठ्य पुस्तक की जो तालिका में दिया था, जो मेहनत करता है मेहनती। ठीक उसी तरह जो परिश्रम करता है उसे परिश्रमी कहा जाता है। मेहनती और परिश्रमी एक ही चीज़ है, हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे हमें लिखना है परिश्रमी का विलोम। इसमें इस प्रश्न से हमने एक तरह से देखा जाए तो हमने अपने जो पाठ के तीनों चीज़, जो हमारे 4 पाठ थे, उन सबका हमने प्रयोग कर लिया। यहाँ विलोम भी हो रहा है, विलोम शब्द हो ही रहा है। परिश्रमी का मैंने आपको मेहनती बता दिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बताया कि जो आलस करता है उसे आलसी कहते हैं। और यहाँ वर्तनी भी हमें शुद्ध लिखनी है। तो एक तरह से कहें तो पिछले जो 4 पाठ हैं उन सबको हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया, इसी प्रश्न में, इसी वाक्य पे कर लिया। तो लिखेंगे जो बहुत रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई आलसी है। तो विलोम लिखते हैं आलसी। परिश्रमी का विलोम आलसी। अब अपने दूसरे वाक्य पे चलते हैं, बहुत सरल है। दूसरा है सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक यहाँ रिक्त स्थान है और फिर पूर्ण विराम। अब चलते हैं, जो ठीक था इसका विलोम लिखना है, बता दिया गया है। इस वाक्य में जो ठीक शब्द लिखा है हमें इसका विलोम लिखना है, क्योंकि प्रश्न में हमें बताया गया है विलोम शब्द का प्रयोग करना है। किस शब्द का, उसको हम
हमने लिख रखा है, उसको रेखांकित किया हुआ है लाल रंग से। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक ठीक का गलत होता। ठीक का गलत, विलोम किसका लिखना है? गलत का ठीक। सही का भी गलत होता है और ठीक का भी गलत होता है, ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक का गलत, सही का भी गलत होता है। तो विलोम शब्द है ये गलत, सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक गलत। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया, परीक्षा की बात की गई है, कभी कभी इसने शायद दो प्रश्न आए थे परीक्षा में। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और दूसरा गलत, तो ठीक का विलोम गलत, ठीक का गलत, और सही का भी गलत होता है। सलीम ने एक प्रश्न, अगर यहाँ सही भी होता तभी भी हम गलत ही, यहाँ पे विलोम उसका गलत ही होता। चलते हैं अपने तीसरे वाक्य। हमारा तीसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य है हमारा, शिमला में सर्दी थी। शिमला जगह का नाम है, आपको पता होगा। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में यहाँ एक स्थान दिया है और पूर्ण विराम। हमें किसका विलोम लिखना है ये भी बता दिया है। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में सर्दी का विलोम गर्मी। सर्दी का विलोम क्या है? गर्मी। तो हम यहाँ पे इसका विलोम लिखेंगे गर्मी। और एक और नया शब्द बच्चों, आजकल सर्दी ऐसे भी लिखी जाती है और जो गर्मी है वह ऐसे भी लिखी जाती है, जरा इसमें ध्यान देना। या फिर जैसे हमारा ये वाक्य में दिया है सर्दी और गर्मी, ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। अब जो आपकी नई पुस्तकें आ रही हैं आधुनिक हिंदी के हिसाब से, अब सर्दी और गर्मी ऐसे लिखी जाती है। आप कुछ पुरानी पुस्तकों में इसे इस तरह भी देखेंगे, यह भी सही है। सर्दी इस तरह से भी लिखी जाती है और इससे भी लिखी जाएगी। गर्मी ऐसा भी लिखा जाता है और गर्मी ऐसे भी लिखा है। तो हम ये वाली गर्मी लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये सर्दी दिया हुआ। असल में इसमें कोई त्रुटि नहीं, ये जो सारे चारों शब्द सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई शंका ना हो, इसीलिए मैंने इसको आपको लिख के बता दिया। सर्दी आपने देखा होगा ऐसे भी लिखी जाती है, ऐसे भी लिखी जाती है, गर्मी ऐसे और ऐसे। पुराने पुस्तकों में आपको ये अभी भी लिखा मिल जाएगा। तो ये सही था। हम सर्दी का विलोम है गर्मी, ये लिखते हैं। गर्मी पूर्ण विराम। तो शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। एक चौथा और प्रश्न है हमारा, वाक्य है, इसको पूरा कर लेते हैं। आम मीठे हैं, मीठे हैं और
अंगूर, रिक्त स्थान और पूर्ण विराम। क्या है? रिक्त स्थान दिया हुआ है और पूर्ण विराम। और हमें मीठे शब्द का ही विलोम करना है, पहले ही बता दिया गया है। मीठा, कुछ बच्चे मीठा का कड़वा लिख देते हैं, नहीं होता, ये मीठे का खट्टे होता है। हमने विलोम शब्द किया था, मीठा खट्टा। अगर मीठे तो खट्टे लिखे जाए, ये याद रखें। मीठा का खट्टा और मीठे का खट्टे। तो ये हम लिखते हैं मीठे खट्टे, पूरा क, पहले क में हल्का निशान, फिर पूरा ट, एक ही मात्रा। खट्टे, आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। तो ये था हमारा बच्चों छठा प्रश्न। हमने अपना छठा प्रश्न कर लिया है। छठे प्रश्न में हमने क्या किया? हमें विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करना था। तीसरे वाले को एक बार फिर से देख लेते हैं। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। चौथा है आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। खट्टे का विलोम होता है मीठे, या फिर हम बोले मीठे का विलोम खट्टे। यहाँ सर्दी का विलोम गर्मी या फिर गर्मी का विलोम सर्दी, दोनों सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पर्यायवाची शब्द लिखना है, इसको करते हैं, आसान है, हमने किया हुआ है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। परिभाषा के अनुसार समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले, ये भी सही है, समान अर्थ भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। एक शब्द लिखा गया है और 3 शब्द हमें लिखने हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि हमें हर के कम से कम 3-3 पर्यायवाची, हमारे 3 पर्यायवाची सिलेबस में है, तो हर शब्द के 3 पर्यायवाची हमें उसको याद रखना है और लिखना है। तो चलते हैं अपना जो प्रश्न है 7वें प्रश्न पे। बहुत सरल है प्रश्न 7। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। एक शब्द दिया है और 3 और लिखने। तो कौन कौन से शब्द हैं, पहले हम इसी को लिख लेते हैं। गगन, दूसरा हमें दिया है अंबा, उसके बाद है रजनी, अब चलते हैं कुसुम, फिर चलते हैं वृक्ष। और हमें हर शब्द के 3 पर्यायवाची है। मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में भी बच्चों हमें हर शब्द के कम से कम 3 पर्यायवाची लिखने हैं, याद करने हैं। हम ये भी कह सकते हैं याद करने। तो शुरू करते हैं। पहला गगन। गगन
कुछ बच्चे गगन और बादल में मैंने देखा है परीक्षा में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। गगन और बादल ये दोनों अलग अलग है। गगन को आसमान कहते हैं आम भाषा में, आपने सुना है गगन का आसमान, और बादल आसमान में रहते हैं। आसमान विशाल होता है और उसमें बादल कुछ समय के लिए आते हैं। तो ये दोनों का अंतर, बच्चे मेघ भी लिख देते हैं आसमान का, बादल लिखने लगते हैं। अरे आसमान विशाल होता है और उसके निचले हिस्से में बादल आते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, हमेशा बादल नहीं रहते। अगर हमेशा बादल रहते तो हमें आसमान नहीं दिखता। तो ये दोनों का इनका आपको अंतर पता होना चाहिए कि आसमान तो विशाल है और बादल उसी के भाग हैं, कभी कभी नीचे आते हैं, आसमान में नीचे निचले स्तर पे आते हैं। आसमान तो सबसे विशाल है, तो उसे आसमान को गगन कहा जाता है, आसमान को आकाश कहा जाता है, अंबर कहा जाता है। बादल मेघ होते हैं, घन होते हैं, ये कुछ समय के लिए आते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं, साल भर नहीं रहते हैं, या कभी दिखते हैं या कभी नहीं भी दिखते। अब आपको बादल और आसमान में अंतर समझ आ गया होगा। तो हम आसमान, गगन आसमान का पर्यायवाची शब्द है। तो हम लिखते हैं पहले, या आकाश भी लिख सकते हैं, आसमान लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहला जो शब्द हो वो आसान हो, जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो पहला लिखते हैं आकाश। आकाश, आसमान भी लिख सकते हैं, आकाश में नहीं लिखा। दूसरा है नभ, उसके बाद है अंबर, तो गगन के पर्यायवाची हैं आकाश, नभ, अंबर। गगन के क्या पर्यायवाची हैं? आकाश, नभ, अंबर। अब आते हैं अंबा। अंबा को माँ कहते हैं, पहले सबसे सरल वाला। माँ, माता आपको पता है सबसे सरल वाला है। फिर जननी लिखेंगे, जननी जन्म देने वाली माँ, जननी। फिर आ जाते हैं रजनी। रजनी का अर्थ होता है रात। रजनी का सबसे पहले आसान शब्द लिखना है, मैंने बोला है पहले हम सबसे आसान शब्द जो है उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो नए शब्द हैं या कठिन हम कहेंगे, जो हमने पहले ज़्यादा उतना नहीं पढ़ा है लेकिन याद कर लिया है कुछ। यहाँ पे पुनरावृत्ति चल रही है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पुनरावृत्ति चल रही है, हमने पढ़ लिया, वो आपके लिए कोई चीज़ नया नहीं रह गया है। तो शुरू करते हैं। रजनी, रजनी का है रात। उसके बाद में है निशा, रात्रि। रात्रि भी हम लोग लिखते हैं रात्रि। और रजनी, रात, रात्रि, रजनी। कुसुम, कुसुम फूल को कहते हैं। कुसुम किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं। तो पहले लिखते हैं फूल, फूल। अब चलते हैं हम, कुसुम हो गया सुमन, सुमन। और पुष्प भी कहा जाता है, फूल को क्या कहा जाता है? पुष्प। आधा शब्द है पूरा हुआ, पुष्प, फूल, सुमन, पुष्प। वृक्ष, वृक्ष का सबसे पहले साधारण सबसे आसान शब्द पेड़, हमने पेड़ लिख दिया। अब चलते हैं तरु, आपने तरु भी लिखा। फिर वृक्ष दिया है पेड़, तरु, पादप, पादप। तो ये था बच्चों पर्यायवाची शब्द। हमने इसीलिए आपको याद करवाया था कि जब भी आपको पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा आप इसे आसानी से कर लेंगे। फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं। गगन का है आकाश,
नभ अंबर। गगन, आकाश, नभ, अंबर। अम्बा, माँ, माता, जननी। रजनी, रात, रात्रि। हम निशा लिखेंगे, रजनी तो हो गया, देखा। कभी कभी यहाँ त्रुटि हो जाती है। रजनी, रात, रात्रि, निशा। निशा। रजनी रात को कहा जाता है, हमने इसीलिए सरल रखा। रजनी, रात, रात्रि, निशा। कुसुम जो है इसको फूल कहा जाता है। फूल, सुमन, पुष्प। वृक्ष क्या है? पेड़, तरु, पादप। तो बच्चों ये था हमारा पर्यायवाची शब्द। इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। गगन का है आकाश, नभ, अंबर। अम्बा का है माँ, माता, जननी। रजनी का है रात, रात्रि, निशा। कुसुम का है फूल, सुमन, पुष्प। वृक्ष का है पेड़, तरु, पादप। ये आपने कर दिया है। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। तो अधिकतर मैं चाहूंगा पहले एक बार हम पर्यायवाची को दोहरा लें। अपने 8वें प्रश्न पे चलने से पहले ये हमारा वर्तनी पे है। 8वां जो प्रश्न है हमारा वर्तनी पे आधारित है। इसमें बताया गया है कि हमें अशुद्ध वर्तनी को पहचानना है और उसका सही रूप लिखना है। वर्तनी क्या होता है बच्चों? किसी शब्द का लिखित रूप उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। किसी शब्द का लिखित रूप उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। इससे पहले कि हम इसके वाक्यों को करें, हम एक बार पर्यायवाची को कर लेते हैं। इसमें हमने देखा है बच्चे अभी भी ऑनलाइन क्लास में बहुत गलतियां कर रहे हैं। इसका कारण भी है, इसमें बहुत से शब्द जो हैं अभी आपने नए पढ़े, इससे पहले आपने बहुत से नए शब्दों को नहीं पढ़ा है। इसीलिए मैं चाहता था एक बार और इसको आपको बोल के दोहरा दूँ, और ये लिखने से नहीं, इसका उच्चारण से भी आएगा। क्योंकि जब भी नया शब्द हम सुनते हैं और हमने इसे किसी पाठ में नहीं पढ़ा होता, तो सीधा अगर हम उसको व्याकरण में पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो उसको समझने में कभी कभी परेशानी हो जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, घोड़ा। आमतौर पे तीसरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उन्होंने घोड़ा का शब्द सुना होता है। कुछ बच्चों ने अश्व भी सुना होता है, लेकिन है और तुरंग ये किसी ने नहीं सुना होता। न किसी पाठ में आता है, न किसी कहानी में है लिखा होता है, न तुरंग लिखा होता है। अश्व भले आपको मिल जाएगा, घोड़े का अश्व होता है, वो भी बड़ी कक्षाओं में ही होता है बच्चों। तो ये नए शब्द हैं, ये जल्दी याद नहीं होते, क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं व्याकरण में, वो भी पर्यायवाची के अंतर में। आपको अर्थ तो पता चल गया घोड़ा का। घोड़ा का को है और तुरंग भी कहा जाता है, अश्व कहा जाता है, लेकिन ये जल्दी याद नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसका उच्चारण हमें आना चाहिए, खासकर जो नए शब्द हैं। विहग, खग, जलज, पावक, अनल, ये सब नए शब्द हैं। ये कैसे पढ़ा जाता है इसको मैं बता देता हूँ। जैसे घोड़ा, कुछ मैं नए शब्द ही बताऊंगा, सभी तो नहीं बताऊंगा। घोड़ा का है अश्व, है तुरंग। आग, बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसमें करते हैं। आग का अग्नि पता होता है, आग को अग्नि भी कहा जाता है। अनल, ये नया शब्द है उनके लिए। अनल और फिर पावक। अनल, पावक, अग्नि। उसी तरह पहाड़ का वे पर्वत जानते हैं, लेकिन शैल और नग नहीं जानते। ये नए शब्द। दोस्त सबको पता है, मित्र पता है, लेकिन सखा और सहचर एक सबको नहीं पता। तो इसलिए बच्चों इसको एक बार पढ़ के याद करना है पर्यायवाची शब्द, और उसके बाद हम अपना शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे चले जाएंगे। तो आज का आपका गृह कार्य है
कि आप पर्यायवाची शब्द को उसका उच्चारण करके पढ़ें और लिखें। तो आज का यही गृह कार्य था। शेष जो 8वां प्रश्न है हम इसे बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना है।